ऑल इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग इंक्रीमेंट इन स्टार्टिंग टॉर्क पढ़े कि किस तरह से मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग गैंग रेजिस्टर। गैंग रेजिस्टर को लगाने से रोटर की सर्किट का रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इम्प्रूव हो जाएगा और मैक्सिमम टॉर्क वही रहेगा लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपीटी में भी पूछे हुए एक दो बार। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं वो ये है, पहला ही न्यूमेरिकल डायरेक्ट पॉइंट पे है कि अगर रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर आज आर 0.1 ओम एंड 0.4 ओम रिस्पेक्टिवली, मतलब रोटर रेजिस्टेंस पर फेज कितना है 0.1 ओम और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज कितना है 0.4 ओम। अब पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एक्सटर्नल टू बी इंसर्टेड पर फेज, है ना, पर फेज कितना आर एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा टू गिव मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, ताकि स्टार्टिंग पे ही हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए। मतलब कि मान लीजिए अगर पहले जो टॉर्क स्लिप कर्व है वो अगर कुछ इस तरह से है ना, तो बोल रहा है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस को ऐड किया जाए ताकि स्टार्टिंग पे ही मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए, मतलब कुछ इस तरह से, है ना। फिर इधर ये चलेगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिल जाए कहाँ पे, स्टार्टिंग पे। ये आपसे पूछ रहा है, तो आप सोचिए और बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको बनाइए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए आगे। देखिए वेरी इजी, आपको ये बोल रहा है कि कितना रेजिस्ट 0.3 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे। इसमें ये बोल रहा है कि कितना रेजिस्टेंस ऐड करें ताकि स्टार्टिंग पे ही मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए। स्टार्टिंग पे स्लिप कितना होता है S=1 और मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होता है SMT पर। अब देखिए पहले इसका SMT कुछ यहाँ होगा होल्ड, और उसकी वैल्यू निकल सकती है R2/X2 से, तो SMT ओल्ड है 0.25। अब जब इसमें हम कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो SMT चेंज होगा, और SMT चेंज होकर कितना होगा, बोल रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पर ही आ जाए, और स्टार्टिंग पर स्लिप होता है 1 और मैक्सिमम टॉर्क होता है SMT पर। मतलब कि जब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ ऐड करेंगे तो SMT की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। समझ रहे बात, क्योंकि स्टार्टिंग पे ही मैक्सिमम टॉर्क है और स्टार्टिंग पे स्लिप कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि S=1 पर ही मैक्सिमम टॉर्क आएगा और उस मैक्सिमम टॉर्क पे SMT कितना होगा R2 जो पहले था प्लस R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय X2, और वो बराबर होगा 1 के। दो चीज है यहाँ, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ पे होता है S=1 पर, मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होता है SMT पर। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग टॉर्क ही मैक्सिमम टॉर्क है, ऐसे कहिए मैक्सिमम टॉर्क ही स्टार्टिंग टॉर्क है, यानी SMT न्यू =1 है। तो मैंने यही कहा कि मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग मींस SMT =1 आफ्टर एडिंग R एक्सटर्नल। तो SMT न्यू क्या हो गया 0.1 प्लस R एक्सटर्नल बाय 0.4 = 1। तो यहां से अगर आप करेंगे तो R एक्सटर्नल कितना आ जाएगा 0.3 ओम। सिंपल, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर runs on full load with a slip = 5%। स्लिप कितना है 5% है। रोटर का आपको स्टैंड स्टिल इंपेडेंस दे दिया है, इंपेडेंस वाले में जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा R2 होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा X2 होगा। तो 0.02 0.1। आपसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अवेलेबल मैक्सिमम टॉर्क इन टर्म्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क इन टर्म्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, मतलब आप ये बताइए कि मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू कितना टाइम्स फुल लोड टॉर्क, 2 टाइम 3 टाइम 1/2 टाइम 1/2 तो होगा नहीं, मैक्सिमम टॉर्क तो मैक्सिमम होता है। तो है ना, तो एक
एक टॉपिक आपको छूट गया पढ़ाना, खैर इस क्वेश्चन के बाद पढ़ा देंगे, वही ध्यान में आएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क के कितना टाइम्स है ये आपसे पूछ रहा है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, एक और चीज पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क जिस समय लगेगा उस समय स्पीड क्या हो। ठीक है, बनाइए। देखिए, तो आंसर इसका है फुल लोड टॉर्क इक्वल टू 0.47 TEM मैक्स और स्पीड मैक्सिमम टॉर्क पर है 800 आरपीएम। ठीक है, जिनका आ गया, वेरी गुड। कैसे बनाएंगे, देखिए आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया ही नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसा करते हैं कि TFL निकाल लेते हैं। कैसे, 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns x2 डैश इंटू s अल्फा बाई s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और फिर TM मैक्स निकाल लेते हैं 3v1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई ns x2 डैश। लेकिन आपको समस्या हो रही है x2 डैश में, है ना, x2 डैश में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि x2 डैश कैसे निकालेंगे। तो जरूरत नहीं है उसकी। TM मैक्स क्या होता है k/2, है ना, और TFL क्या होता है k इंटू एस अल्फा अपॉन s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। दोनों का हमको रिलेशन निकालना है, दोनों को रेशियो करेंगे तो k तो कट ही जाएगा, सही है, तो सीधे निकल जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, गिवन सबको लिख दिए। TFL क्या होगा k इंटू एस अल्फा अपॉन s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। x2 डैश निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हो जाएगा कि k इंटू ये होता है, यहाँ s के जगह पुट कर। देखिए अल्फा क्या होता है r2 डैश बाई x2 डैश, और वही बराबर होता है r2 बाई x2 के भी। तो सीधे यहाँ पर उसको यूज किए 0.05 इंटू r2 बाई x2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया 0.235 k। और TM मैक्स क्या होता है k/2, तो हमने TFL डिवाइडेड बाई TM मैक्स कर दिया। 0.235 k डिवाइडेड बाई 0.5 किया गया 0.47, तो TFL इक्वल टू 0.47 TEM मैक्स। दिस इज आवर रिलेशन। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क के समय स्पीड क्या हो। तो मैक्सिमम टॉर्क के समय आप स्लिप निकाल लीजिए, स्लिप से स्पीड निकल जाएगा। स्लिप कैसे निकलेगा भाई, SMT इक्वल टू R2 बाई x2, 0.2 आ गया, NS पता है 1000, NR कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2800 आरपीएम। सही। आइए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से पहले एक चीज जो छूट गया था वो बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो एक्चुअली मशीन में होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फुल लोड टॉर्क इज 47% ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मतलब ये कर्व है और ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मतलब मैक्सिमम जो मशीन दे सकता है, मैक्सिमम जितना वो दे सकता है, उसकी जितनी क्षमता है उतना हम लोड उससे लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कभी भी लोड मैक्सिमम के अगल बगल भी नहीं लगाते। आप देख रहे हैं कितना है 47%, तो लगभग यही रेंज है 40 to 50% में ही हम फुल लोड टॉर्क रखते हैं। फुल लोड हम कहेंगे कि इतने पर ही इसका फुल लोड हो गया, है ना। मैक्सिमम के जैसे देखिए ये 47 है, और जो भी आ रहा हो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना आ रहा होगा। तो मान लीजिए 50 न्यूटन मीटर आ रहा है, तो जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो 100 न्यूटन मीटर होगा, लगभग 100 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो हम 100 न्यूटन मीटर के लोड को भी रन कर सकते हैं, क्षमता है, लेकिन कभी उसके क्लोज नहीं ले जाते हैं। 80% या 90% पे निकाल 80% या 90% तक नहीं ले जाते हैं। जनरली 40 to 50% में ही लोड को रखते हैं। कारण वही है, अगर आप इस मैक्सिमम के क्लोज में अगर आप चलाते हैं मोटर को, ठीक है ना, और उसकी स्पीड कुछ ये है, और बाय चांस, है ना, ड्यू टू एनी शॉक, वाइब्रेशन, अर्थक्वेक या किसी भी कारण से अगर इसकी स्पीड घट जाती है, इधर स्पीड घटेगी ना, अगर स्पीड घट जाती है और घट करके ये स्टेबल जोन से अनस्टेबल जोन में अगर आ गया, है ना, घट के अगर स्टेबल से अनस्टेबल जोन में आ गया, तो फिर उसकी स्पीड कंप्लीटली घट ही जाएगी, है ना, वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, जीरो ही हो जाएगा। समझ रहे बात। अगर स्पीड बढ़ी तब तो ये स्टेबल जोन में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर एनी हाउ स्पीड अगर कम गई और ये इस जोन से इधर आ गया,
10% का जो स्पीड है उससे भी स्पीड अगर कम गई या अनस्टेबल जोन में आ गया तब तो फिर मशीन रुक ही जाएगा आपका, है ना, परमानेंटली मतलब रुक ही जाएगा फिर। और ये जो वाइब्रेशंस हैं और ये जो है सिर्फ अर्थक्वेक के कारण नहीं आते, देयर कैन बी मेनी कॉजेस, कई सारे कॉजेस हो सकते हैं। इंडस्ट्री में लगा हुआ है कोई दूसरा बड़ा मोटर स्टार्ट हो उसके वाइब्रेशन से भी हो सकता है, या खुद इसके लोड फ्लक्चुएशन से भी हो सकता है ना, लोड जब फ्लक्चुएट करे या जब लोड जब चेंज करते हैं उस समय भी ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। चलाने को तो मैक्सिमम पे चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं कि जो आपका जो फुल लोड टॉर्क है वो जनरली मैक्सिमम टॉर्क का 40 to 50% ही रहता है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है ये, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए 6 पोल 3 phase 50 Hz इंडक्शन मोटर डेवलप्स अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर एट 900 आरपीएम, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कितना है 30 न्यूटन मीटर और उस समय स्पीड कितनी है 900 आरपीएम। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय मोटर एट 4% स्लिप। जब मोटर 4% स्लिप पे चलेगा यही मोटर, तो कितना टॉर्क होगा वो निकालना है। आपको रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बनाइए जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक टॉर्क दिया हुआ है और दूसरा टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, K इंटू एस अल्फा बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको S तो पता है 4%, अल्फा के लिए भी ढेर सारा हिंट दिया है, जितना जरूरत नहीं था उससे ज्यादा दे दिया है। आंसर इसका ही है 20.689 न्यूटन मीटर। अल्फा के लिए आपको ये दे दिया है 900 आरपीएम, निकल जाएगा नहीं से अल्फा। यहां से आपको क्या निकल जाएगा, स्लिप निकल जाएगा SMT, वही तो अल्फा होता है, SMT इक्वल टू R2/X2 इक्वल टू अल्फा। तो बनाइए, बहुत आसान है। देखिए पोल 6 है, मैक्सिमम टॉर्क कितना है 30 न्यूटन मीटर, स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क 900 न्यूटन मीटर, R2 0.4 ओम, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब PM मैक्स जो होता है, देखिए फिर से हम कहेंगे आप उस पूरे के ऊपर मत जाइए, है ना, 3V1 स्क्वायर वोल्टेज दिया है क्या यहाँ, कैसे कुछ नहीं हो पाएगा। K/2 PM max इक्वल टू K/2, तो K इक्वल टू 60। अब NS कितना है 1000, SMT निकालेंगे 1000 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 1000, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क का 0.1 आ गया, अल्फा की वैल्यू 0.1 होगी। अच्छा अब आपको निकालना है 0.04 पे, तो क्या हो जाएगा K इंटू एस अल्फा बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। K की वैल्यू निकल चुकी है 60 इंटू S कितना होगा भाई, कितना दिया हुआ है 0.04, अल्फा दिया हुआ है 0.1, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, सही है। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज ट्वाइस द फुल लोड टॉर्क। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो मैक्सिमम टॉर्क है वो फुल लोड टॉर्क का डबल है, होता भी है लगभग, एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज 1.6 टाइम्स फुल लोड टॉर्क, और स्टार्टिंग टॉर्क भी फुल लोड टॉर्क का 1.6 टाइम्स है। मतलब कुछ रोटर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ ऐड किया गया होगा, जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क शूट अप कर गया है, बढ़ गया है। कितना हो गया है 1.6 टाइम्स फुल लोड टॉर्क। अब बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू गेट फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि फुल लोड के समय जो स्लिप हो वो 5% हो, तो कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस में कितनी कमी करनी पड़ेगी, मतलब कुछ रेजिस्टेंस बढ़ाया गया होगा तभी तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा है, कितना परसेंटेज कम करें रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस में ताकि फुल लोड का स्लिप कितना हो जाए 5% हो जाए, ठीक है। और लास्ट में लिख दिया है नेगलेक्ट स्टेटर इंपीडेंस, जो कि हम लोग करवे करते हैं। तो बनाइए, देखिए अभी इसका आंसर नहीं आया है, एक बार इसको समझा के फिर मिटाएंगे फिर आंसर आएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सोचना कैसे है ना, क्योंकि डाटा बहुत कम है और निकालना है थोड़ा सा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि स्लिप फुल लोड का स्लिप 5% होने के लिए कितना
रोटर का रेजिस्टेंस में कितना कमी करे। ठीक है, देखिए फुल लोड टॉर्क की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो तो उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। और जो दो आपको डाटा दिया है वहां से आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट तो करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो स्टार्ट कीजिए, है ना। तो TEM max इक्वल टू 2 इंटू TEMFL, करेक्ट। अब TEM max क्या होता है, K/2 और TMFL होता है K इंटू एस अल्फा। हम यहाँ पर SFL ओल्ड लिखे हैं, पुराना स्लिप, नया स्लिप तो 0.05 है, पुराना स्लिप कितना है SFL ओल्ड। अल्फा ओल्ड लिखे हैं, अल्फा क्या होता है R2/X2, R2 पहले कुछ और होगा फिर घटाएंगे, तो अल्फा ओल्ड, SFL ओल्ड स्क्वायर प्लस अल्फा ओल्ड स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें SFL ओल्ड अल्फा ओल्ड बाय इसका, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। दूसरा हमको दिया हुआ है TEMST इक्वल टू 1.6 TMFL और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है K अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, वो कर दिए और 1.6 इनटू दिस, इसके बदले 1/4 पुट कर दिए। वहां से अल्फा ओल्ड बाय 1 प्लस अल्फा ओल्ड स्क्वायर इक्वल टू 0.4 आया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है अल्फा ओल्ड के टर्म में। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा ओल्ड की वैल्यू आएगी 0.5 या 2, तो 2 तो हो ही नहीं सकता है, स्लिप तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। तो अल्फा ओल्ड कितना आ गया R2 ओल्ड बाय X2। अब सोचिए कि क्या इससे क्या होगा, यहां तक तो पहुंच गए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपको R2 ओल्ड, आपको इस X2 नहीं दिया है ना, तो आपको यहाँ पर R2 ओल्ड की वैल्यू पता चली X2 के टर्म्स में कि R2 ओल्ड इक्वल टू 0.5 टाइम्स X2। अब देखिए आपको जो डिजायर्ड स्लिप है वो पता है और ये पता है कि रेजिस्टेंस चेंज होने से फुल लोड टॉर्क की वैल्यू पे चेंज नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो फुल लोड टॉर्क की जो वैल्यू है, क्योंकि देखिए आप समझिए बात, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी लेकिन और कुछ नहीं। मान लीजिए पहले ये है और फुल लोड टॉर्क आपका ये है TFL, अब और उस समय जो स्लिप है SMT वो इतना है ऐड करके। अब आप कह रहे हैं कि इसमें से कुछ रिड्यूस कीजिए, तो रिड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क चेंज होगा क्या, नहीं होगा। किस तरह समझे, तो फुल लोड टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो वही है, वो तो नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फुल लोड टॉर्क हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम इसको मिटाते हैं। फुल लोड टॉर्क यहाँ देखिए, फुल लोड टॉर्क TMFL इक्वल टू TM/2, TEMFL ये तो है K/2 इक्वल टू 2 इंटू TEMFL, तो देयरफॉर TEMFL इक्वल टू क्या हो जाएगा K/4, ये तो है और ये चेंज होने वाला नहीं है ना। अब देखिए, तो अगर अब हम ये माने कि नए स्लिप पर भी इसकी वैल्यू इतनी होगी K/4, फुल लोड टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क की होती है ना इसकी होती है, स्टार्टिंग टॉर्क से चेंज करता है। तो ये TMFL न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा K इंटू SFL न्यू, जो कि कितना है 0.05 इंटू अल्फा न्यू, रेजिस्टेंस कम मान रहे हैं अल्फा न्यू। मान लीजिए कि मतलब हम ये लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन यहां पर बीच में भी लिखना जरूरी है, लेट आफ्टर रिडक्शन इन रेजिस्टेंस न्यू अल्फा इक्वल टू अल्फा न्यू, ठीक है। तो 0.05 इंटू अल्फा न्यू बाई 0.05 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा न्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K/4, तो कैसे के कैंसिल, यहां से फिर आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। किस तरह का आएगा वो हम आपको बता दें, अल्फा न्यू स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर आएगा, तो माइनस 0.2 अल्फा न्यू प्लस 0.05 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे
अल्फा न्यू स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा। यहाँ से जब आप अल्फा न्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी, आप करके देखिए, ये वैल्यू आएगी आपको देखते हैं, इक्वेशन बोर्ड में जाएंगे 1 माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, तो ये एक वैल्यू दे रहा है 0.1866 और दूसरी वैल्यू दे रहा है 0.0134। तो हमको पता है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है, मतलब ये जो खिसक करके यहाँ आएगा, है ना, ये 0.1 के लमसम ही होता है, तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1866, है ना, 0.1866 ये न्यू है, और यही किसके बराबर है R2 न्यू बाई x2। x2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, x2 तो वही है, 0.1866 बाई x2। तो देखिए आपके पास R2 ओल्ड है ना, अब हम इसको यहां बनाते हैं ऊपर, ठीक है। देखिए अब आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको, पता नहीं, बट यू हैव गॉट योर आंसर नाउ। देखिए कैसे एक बार समझा देंगे। Since R2 old equal to 0.5x2 and since R2 new equal to 0.1866x2, therefore reduct या ऐसे लिखेंगे, therefore percentage reduction in R2 equal to R2 old minus R2 new by R2 old into 100, तो कितना हो जाएगा 0.5x2 minus 0.1866x2 by 0.5x2 into 100। तो ये वैल्यू जो है ना लगभग आएगी आपको 62.8%। अगर किसी का आया है वेरी गुड, 62.8 के लमसम आएगा। तो ये था क्वेश्चन में थोड़ा सा था बात, है ना, सिंपल, लेकिन समझना था कि पहले जो गिवन डाटा है उससे हम R2 ओल्ड की वैल्यू निकालें, भले किसी के टर्म्स में परसेंटेज निकालना है तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, और उसके बाद इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके कि फुल लोड टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो दूसरा स्लिप और दूसरे अल्फा पे उसी फुल लोड टॉर्क को लेकर के हम लोग अल्फा न्यू निकालें, है ना, और फिर वहां से करके हम लोग ये निकालें। आपको विश्वास नहीं होगा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एसबीटी इन 2018, 2018 में एसबीटी में पूछा हुआ। तो एसबीटी भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है ना, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, है कुछ नहीं, दिमाग लगाना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो ये टाइप 3 के प्रॉब्लम थे। टाइप 1 हमने सिंपल वाला किया था, किसके रिस्पेक्ट में किसकी स्पीड क्या, टाइप 2 पावर का किया, और ये टाइप 3 किया जनरल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंस्ट्रक्शन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन में जो आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके दो टाइप हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और बाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको कि बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, और स्क्विरल केज मोटर। दोनों के ही केस में जो स्टेटर है वो कॉमन है, दोनों का स्टेटर एक ही जैसा है। तो पहले स्टेटर को समझ लेते हैं। स्टेटर के मेनली 3 पार्ट्स हैं। पहला होता है स्टेटर फ्रेम, जो बाहर का पार्ट होता है, ये बाहर का पार्ट है ना, जो बाहर से आपको दिखता है, स्टेटर फ्रेम। ठीक है, और स्टेटर फ्रेम से ही बिल्कुल चिपका हुआ, है ना, बिल्कुल चिपका हुआ होता है स्टेटर कोर। स्टेटर फ्रेम, अब देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि स्टेटर में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, है ना, तो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग या उसमें एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग बनेगा तो एडी करंट लॉस का चांस बनेगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग होगा तो फिर आयरन पार्ट्स में क्या कर सकता है, एडी करंट डेवलप कर सकता है। तो स्टेटर फ्रेम जो बाहर वाला पार्ट है वो तो अनलैमिनेटेड होता है, कास्ट आयरन का या फैब्रिकेटेड स्टील का, या तो टोटल कास्ट आयरन का हो या उतना बड़ा अगर न मिले तो
स्टील के टुकड़ों को आपस में वेल्डिंग करके भी बनाया जाता है, जिसको फैब्रिकेटेड स्टील कहते हैं। और उसी से चिपका हुआ होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है स्टेटर कोर, और स्टेटर कोर जो होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं, है ना। स्टेटर कोर जो होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और एक लैमिनेशन कैसा दिखेगा, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये एक लैमिनेशन है, ठीक है, और इसमें स्लॉट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, स्लॉट्स। ये एक लैमिनेशन कुछ इस टाइप का है। और तो पहला लैमिनेशन जो होगा उसको हम लोग अंदर तक पूरा इसी के साइज शेप का, उसका जो डाया होगा हर एक लैमिनेशन का वो इतना के बराबर होगा, ताकि बिल्कुल फिट कर जाए। और उसको इसमें अंदर सेट करते जाते हैं, सेट करते जाते हैं, सेट करते जाते हैं। जितना लेंथ स्टेटर फ्रेम का है उतना ही लेंथ स्टेटर कोर का। और एक लैमिनेशन दूसरे लैमिनेशन के बीच में आपको पता ही है, वार्निश की कोटिंग होती है, इंसुलेशन होता है, ताकि इससे उसमें करंट ना चल जाए, है ना, कम से कम करंट का पाथ रहे। तो इस तरह से स्टेटर कोर लैमिनेटेड पतला पतला परत का पूरा अंदर में बैठाया रहता है। एक लैमिनेशन का जो साइज है, अच्छा किस मटेरियल का होता है ये स्टेटर कोर, स्टील, एलॉय स्टील, है ना, स्टील लैमिनेशंस। और डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ इंडक्शन मोटर, कितने बड़े रेटिंग का है, ये 0.35 mm से लेकर के 0.635 mm तक इसका साइज होता है एक लैमिनेशन का। 0.35 mm समझ रहे हैं, 1 mm भी स्केल में होता है, इतना अभी से भी कम होता होगा, उसका भी आधा का ये इतना पतला पतला लैमिनेशन, ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जाए, ठीक है। तो उस तरह से है। और ये बन गया क्या, स्टेटर का कोर। इसमें अंदर की तरफ स्लॉट्स बने होते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर, इस तरह से। इसमें एक और भी बात है, क्या, देखिए जब मशीन का साइज बढ़ता है, जब बड़ा मशीन बनता है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी कई सारे होते हैं, कई सारे। हम लोग को पता ही है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, फिर शॉर्ट पिच करते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स डन, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कई सारे होते हैं, है ना। तो अगर लार्ज मशीन है तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स करने में आसानी, मतलब वाइंडिंग करने में आसानी हो, है ना, उन सब के कारण जो स्लॉट्स है वो ओपन स्लॉट्स होते हैं। ओपन स्लॉट्स मतलब पूरा का पूरा ओपन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये जैसे कि अगर हम आपको किसी कॉपी से हम दिखाएं, ठीक है, तो सपोज कि अगर मेरे पास ये अगर कॉपी है ना, या सिंपल ये दिखाते हैं, ये स्लॉट है, ठीक है, दिस इज स्लॉट, ठीक है, ये इस तरह से आपका स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट, ये स्लॉट है पूरा का पूरा ओपन। इसमें वाइंडिंग करेंगे, नीचे से इसको बांधने का ये रहता है दैट वी कैन डू, बट ये पूरा का पूरा ओपन है, ताकि आप आराम से वाइंडिंग कर सकें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कर सकें। लेकिन जो स्मॉल साइज की जो मशीन्स होती हैं, स्मॉल साइज की मशीन्स, उसमें सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स होते हैं। सेमी क्लोज्ड स्लॉट कैसा होगा, जैसे कि मान लीजिए ना कि ये मार्कर है ना, ठीक है, मानना क्या है ही मार्कर, ओके, तो इसमें अगर यहां से काट दें, यहां और इधर पीछे से भी काट दें, और इसके नीचे का पार्ट पूरा निकाल दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन स्लॉट्स, पूरा ओपन। लेकिन अगर यहां से काटें, यहां से नहीं काटें, यहां से काटें और इधर आधा काटें, ठीक है, और आधा पार्ट ही नीचे का निकालें, ठीक है, तो इतना पार्ट खुला रहेगा और इतना पूरा गोलाकार रहेगा, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स। इसमें आयरन रहता है, आयरन का बाहर, और अंदर तो पूरा खोखला है, आप वायर इधर से इधर ले जा सकते हैं, फिर कर सकते हैं। लेकिन ये जो इतना पार्ट जो है, इसमें आयरन को रखा गया है, ताकि रिलक्टेंस को कम से कम रखा जाए, है ना। पूरा अगर हटा देंगे तो पूरा एयर गैप आ जाएगा, ठीक है ना, तो पूरा एयर गैप हो जाएगा तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। एयर गैप जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही कम फ्लक्स बनेगा अगर सेम करंट दे तो, ठीक है ना। 3 फेज सप्लाई हो और अगर हम सेम करंट दें तो जिसका रिलक्टेंस ज्यादा हो उसमें कम फ्लक्स बनेगा। तो अगर ये पूरा ओपन है तो पूरा एयर गैप है,
वाइंडिंग करने में तो आसानी है लेकिन एयर गैप ज़्यादा है, ठीक है, तो रिलक्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे मशीन का साइज कम है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे उतना लफड़ा नहीं है, तो वहाँ पर आप सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स ले सकते हैं। ऊपर से तो पूरा पैक है लेकिन नीचे में इतना आधा पार्ट ओपन है, अच्छे से वायर वगैरह जाए, और आधा पार्ट पूरा ये क्लोज है। क्लोज मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड, हॉलो है। पाइप रहता तो हम काट के आपको दिखा के बता देते हैं, आप समझ लें वैसे। तो लार्ज मशीन के लिए ओपन स्लॉट टाइप का होता है स्टेटर का स्ट्रक्चर, और लो रेटिंग मशीन के लिए सेमी क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। तो स्टेटर का मेनली यही है, स्टेटर में इतना ही ये है बात इसमें, बाकी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यहाँ पर करते हो तो आपको पता ही। रोटर का जहां तक सवाल है तो अच्छा, रोटर से भी पहले एक और चीज देखिए, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो, ठीक है ना। और एयर गैप तो वो कम कैसे होगा, एयर गैप कम रखेंगे तो। देखिए अभी इसमें जब रोटर पैक होगा, अभी रोटर को ऐसा दिखाते हैं, रोटर पढ़ेंगे लेकिन अभी एयर गैप के मामले को थोड़ा सा देखते हैं। रोटर ये इस तरह से पैक हो गया, ठीक है ना, तो लेकिन बीच में कुछ एयर गैप तो रखना पड़ेगा ताकि मूव करे। हम कोशिश करते हैं एयर गैप कम से कम रहे, है ना, ताकि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो। लीकेज फ्लक्स कहाँ होगा, देखिए यहाँ से स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो रोटर में इन करेगा, लेकिन जैसे कि सपोज कि स्टेटर से ये रोटर है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन कर रहा है, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर भी चला, जिसको फ्रिंजिंग हम लोग पढ़े थे ना डीसी मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर भी चला जाएगा, कुछ इधर भी चला जाएगा। मैंने जब पढ़ाया था डीसी में तो आपको बता दिया, स्टेटर रोटर बिल्कुल इस तरह का है। मान लीजिए ये स्टेटर है और ये रोटर है, दोनों के बीच में एयर गैप है ना, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, एयर गैप है। तो ये यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस तरह से आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ तो इधर भी चला जाता है ना एयर में, फ्रिंजिंग कहते हैं जिसको। तो ये लीकेज फ्लक्स है जो बाहर बन रहा है, तो लीकेज फ्लक्स को कम से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लीकेज फ्लक्स जितना ज्यादा होगा आपका लीकेज रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और आपको पता है कि TEM मैक्स की बात करें तो ये कितना होता है, 3V1 स्क्वायर अपॉन 4πNS इंटू x2 ये जितना ज्यादा होगा आपके मशीन की मैक्सिमम टॉर्क उतनी ही कम होगी। और आपको पता ही है कि फुल लोड टॉर्क मैक्सिमम का 50% रखते हैं, अगर मैक्सिमम टॉर्क ही कम है तो भाई साहब फुल लोड टॉर्क तो और कम हो जाएगा, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं x2 कम से कम रहे और उसके लिए लीकेज फ्लक्स को कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि एयर गैप को कम रखने से एक तो ये फायदा होगा कि लीकेज फ्लक्स जो स्टेटर रोटर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और लीकेज फ्लक्स कहाँ बनेगा, इधर, इधर, नीचे भी, हर जगह, तो वो कम होगा। जितना कम रहेगा जितना आप ज्यादा, इसको आप बढ़ा दीजिए ना, इसको बढ़ा दीजिए, सब एयर में ही चला जाएगा, समझ रहे बात। एक तो फायदा ये है। दूसरा देखिए, हमने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर का हमने फेजर डायग्राम हम पढ़ा चुके हैं इधर भी, तो उसमें हम देखते थे कि ये जो फ्लक्स है और ये जो आपका E1 E2 है, तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग में बिना लोड पे, नो लोड पे जो करंट फ्लो करता है वो होता है IE, और IE का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक होता है IC कोर लॉस कंपोनेंट। ये एंगल होता है अल्फा और ये हिस्टेरेटिक एंगल, और ये एंगल होता है थीटा, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का। देखिए ट्रांसफार्मर से इंडक्शन मोटर बहुत मैटर्स में सिमिलर है लेकिन कुछ मैटर्स में डिफरेंट भी है। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर में क्या है कि जो कोर है आपका जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो पूरा क्लोज्ड है, इसमें कहीं भी एयर गैप नहीं है, हर जगह क्लोज्ड है। तो
तो आप यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ट्रांसफार्मर का रिलक्टेंस बहुत कम है ना। तो हम लोग को पता है कि फाई इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस बहुत कम है, तो अगर हमको कुछ फ्लक्स बनाना है तो कम करंट पर भी फ्लक्स बन जाता है ना। और एक्साइटिंग करंट का वो पार्ट जो फ्लक्स बनाता है उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। एक्साइटिंग करंट का वो पार्ट जो फ्लक्स बनाता है उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए फ्लक्स को बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम की जरूरत पड़ती है, और ये होता है ऑलमोस्ट 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का मात्र 2 to 6%। क्यों इतना कम? क्योंकि इतना कम इसलिए क्योंकि रिलक्टेंस नहीं है, बहुत कम है ना, एयर गैप है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए वेक्टर एनालिसिस में आप जानते हैं कि जैसे IE जो है वो IC और IM का कंबाइंड कंपोनेंट है। अब अगर IM का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो IE जो रिजल्टेंट होगा वो IM की तरफ शिफ्टेड होगा, एंगल ज्यादा हो जाता है। अगर IC अगर IM से ज्यादा होगा तो IE जो है ज्यादातर IC की तरफ शिफ्टेड होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि IM की वैल्यू बहुत कम है ना, तो IM की वैल्यू, ठीक है, IM की वैल्यू बहुत कम है और IC की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होता है कि IE ऊपर की तरफ शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल कम होता है, और यही एंगल क्या है? नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड पावर फैक्टर, तो नो लोड पावर फैक्टर जो है, ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर जो है वो ट्रांसफार्मर का अच्छा होता है, 0.67 के करीब होता है। देखिए समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूँ कि मैग्नेटाइजिंग करंट IE का तो मैग्नेटाइजिंग करंट कोर लॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट अगर ज्यादा होगा तो IE मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा, तो पावर फैक्टर एंगल भी ज्यादा होगा, तो पावर फैक्टर कम होगा। ठीक है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को और इंडक्शन मशीन को। मान लीजिए दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, फ्लक्स हमको सेम बनाना है। ठीक है, किसका रिलक्टेंस ज्यादा होगा, ट्रांसफार्मर का कि इंडक्शन मोटर का? इंडक्शन मोटर का रिलक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एयर गैप है। ठीक है, एयर गैप है। अब अगर आपको सेम फ्लक्स बनाना है इंडक्शन मोटर में, जितना ट्रांसफार्मर में था मान लीजिए उतना ही बनाना है, तो अगर सेम फ्लक्स बनाना है, रिलक्टेंस आपका ज्यादा है तो आपको ज्यादा करंट देना पड़ेगा। रिलक्टेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, और करंट ज्यादा देना पड़ेगा। उस करंट का कंपोनेंट जो IM होगा, जैसे ये तो ट्रांसफार्मर का है, अगर हम लोग इंडक्शन मोटर का बनाएं, इसका भी फेजर डायग्राम ऐसा ही होता है भाई। तो इंडक्शन मोटर के केस में इसके कंपैरिजन में, ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा? क्योंकि इसका रिलक्टेंस ज्यादा है, सेम फ्लक्स बनाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए। तो ज्यादा करंट चाहिए फ्लक्स बनाने के लिए, मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा चाहिए, है ना। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इतना है, और कोल्डलेस कंपोनेंट तो खैर है, बट इसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो क्या होगा कि जो IE है वो काफी शिफ्टेड होगा इधर, है ना, IE। तो पावर फैक्टर एंगल थीटा जो इंडक्शन मोटर के लिए है और थीटा जो ट्रांसफार्मर के लिए है, तो थीटा इंडक्शन मोटर इज लार्जर देन थीटा ट्रांसफार्मर। इंडक्शन मोटर के केस में जो पावर फैक्टर एंगल है वो ट्रांसफार्मर से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस, या सीधे कहें हम कि पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज लेस देन पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जहां ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर 0.6 से 0.7 होता है, वहां इंडक्शन मोटर का नो लोड पावर फैक्टर जो है 0.12 के करीब होता है, सॉरी 0.15 के करीब, इतना कम। और नो लोड पावर फैक्टर कम होगा तो फुल लोड भी कम होगा, क्योंकि इसी से तो रिजल्टेंट बनता है। तो इंडक्शन मोटर के केस में पावर फैक्टर कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू दिस, समझ में आ रहा है, ड्यू टू एयर गैप। एयर गैप जितना ज्यादा होगा रिलक्टेंस उतना ज्यादा होगा,
आपको उतना ही ज़्यादा करंट देना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, और ज़्यादा करंट दीजिएगा तो आपका जो एक्साइटिंग करंट है वो IM की तरफ टिल्टेड होगा, पावर फैक्टर एंगल क्लोज टू 90 हो जाएगा और पावर फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा। और पावर फैक्टर कम होने से देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, आपको पता ही है 0.8 इज आइडियल, वो होना चाहिए मतलब। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग एयर गैप को कम से कम रखना चाहते हैं। आप दो चीज समझे, एक तो ये समझे कि ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर का रिलक्टेंस कम होता है और इंडक्शन मोटर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमको ज्यादा करंट देना पड़ेगा, IE टिल्ट होगा तो वो। और दूसरा चीज ये समझे कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि क्या हो, ताकि कम करंट देना पड़े, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कम हो और पावर फैक्टर इंप्रूव करे। देखिए, जहां ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट था वो 2 to 6% था, वहां आपके इंडक्शन मोटर में ये 30 to 50% है फुल लोड करंट का। बताइए, बहुत अंतर है। और इसके कारण जो है आपका पावर फैक्टर पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट ए ये, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप इसको समझिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा ग्रुप पे। तो ये इस चीज को समझ के आप ये समझे कि एयर गैप को कम से कम रखने का दो कारण है। एक तो ये कि एयर गैप को कम रखेंगे तो पावर फैक्टर हमारा अच्छा रहेगा, कारण आप समझ रहे हैं, है ना। कम करंट मंगाना पड़ेगा, रिलक्टेंस कम होगा, कम करंट मंगाना पड़ेगा, पावर फैक्टर कम होगा। और दूसरा कि पावर एयर गैप कम रखेंगे तो लीकेज फ्लक्स कम बनेगा, लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, हमारा मैक्सिमम टॉर्क इंप्रूव होगा, तो फुल लोड टॉर्क भी इंप्रूव होगा, हम ज्यादा लोड को सप्लाई दे पाएंगे। बात समझ में आ गई? बस तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे और स्क्विरल केज का कंस्ट्रक्शन पढ़ के उसका वर्किंग पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा ऑफ इंडक्शन। ठीक है, थैंक यू।